चलिए शुरुआत करते हैं, टीडीएस के चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। हम लोग ने लास्ट टाइम पढ़ा था टीडीएस सैलरी पर, डिविडेंड, इंटरेस्ट इनकम पर, मेनली हमारा वही था। अब हम बात करते हैं कि अगर लॉटरी लग गई तो क्या टीडीएस कटेगा, अगर कटेगा तो कितना कटेगा। तो सेक्शन 194 बी डील करता है लॉटरी या गेम शो पर आप अगर पैसा कमाते हैं तो उस पर जो टीडीएस कटेगा। तो कौन पेमेंट करेगा? कोई भी पर्सन जो पेमेंट कर रहा है वो टीडीएस काटेगा। पेई कोई भी हो सकता है। टीडीएस जो भी कैश या काइंड में चीज है उसके ऊपर टीडीएस कटेगा पेमेंट के समय, और टीडीएस का रेट है 30%, और इस पर टैक्स रेट भी 30% है। तो लगभग पूरा का पूरा टैक्स एक तरीके से टीडीएस में काट लिया जाता है। लेकिन अगर 10,000 रुपए या उससे कम अमाउंट है तो टीडीएस नहीं कटेगा। तो कौन बनेगा करोड़पति में? आप जीते 1 करोड़ रुपए, उन्होंने कहा मुबारक हो आप करोड़पति बन गए। तो उनसे कहो करोड़पति कहाँ बने, 70 लाख ही मिले अभी 1 करोड़ में से, 30 लाख का तो टीडीएस कट गया। टीडीएस अगर आप जीते, मान लिया आपकी लॉटरी लगी और आप एक कार जीत गए, कार BMW मिली है आपकी लॉटरी में और 50 लाख रुपए की कार, तो वो कहेंगे कार ले जाओ लेकिन पहले 15 लाख रुपए दे दो, क्योंकि ये काइंड में है और कैश में तो है नहीं कि पैसे काट कर दे दे। तो वो कहेंगे 50 लाख की कार है ना, तो 30% 15 लाख रुपए हमारे पास जमा कराओ तो हम आपको कार दे देंगे। तो वेयर विनिंग आर इन काइंड, देन पेयर has to make sure that tax is paid in cash or in kind by the winner, and only then the said one shall be released. तो आप पैसा जमा कराएंगे। अब आपकी हालत है ऑल्टो खरीदने वाली, लॉटरी लग गई BMW 50 लाख की, उस पर 15 लाख रुपए का टीडीएस जमा कराना, वो भी नहीं है। तो जनरली उनसे बात होकर डील हो जाती है, वो कहते हैं एक काम करो 20 लाख रुपए लो और मौज लो। तो इस तरीके का कुछ एडजस्टमेंट उसमें बीच में हो जाता है। मिस्टर एक्स एक कार जीत गए हैं 2.5 लाख रुपए की, बताओ 2.5 लाख की कौन सी कार होगी, समझ जाओ। तो उन्होंने कहा कि भैया 2.5 लाख का 30%, 75,000 रुपए जमा करो तो आपको हम कार देंगे, नहीं तो कार नहीं मिलेगी भैया। समझ में आती है बात? पुरानी पिक्चरों में ज्यादा दिखाते थे कि आपने पैसा लगाया हॉर्स रेस में, घोड़े दौड़ रहे हैं और आप पैसा लगाकर जीत रहे, हीरो हैं तो जीत जाएंगे नहीं तो हार जाएंगे। तो हॉर्स रेस में सेक्शन 194 BB कहता है सारी बातें वही जो अभी अभी हमने देखा, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। 10,000 से तक के अमाउंट पे टीडीएस नहीं कटेगा, उससे ज्यादा के अमाउंट पे कटेगा, सारी चीजें वही हैं जो अभी हमने पढ़ी थी। तो 194 और 194BB सेम है, बस वो लॉटरी और गेम शो पर है, ये हॉर्स रेस पर। टीडीएस अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे हैं, सेक्शन 194C, पेयर any person responsible for paying any sum to resident contractor for carrying out any work। अब मान लिया आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप एक बिल्डिंग बनवा रहे हैं अपने लिए, तो कॉन्ट्रैक्टर से आपने बात करी कि भैया बिल्डिंग बनवानी है, उन्होंने कहा ठीक है 50 लाख रुपए लगेंगे और बिल्डिंग बन जाएगी। अब आप उसको पेमेंट करेंगे 50 लाख रुपए, तो 50 लाख रुपए उसके लिए उसमें कुछ इनकम होगी नहीं होगी, तो वो तो गवर्नमेंट को कहाँ बताएगा। आप अगर खर्चे में दिखाओगे कि भैया 50 लाख की मैंने बिल्डिंग बनाई है, तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहेगा कि टीडीएस 194C में कहाँ काटा आप, वो दिखाओ हमें। तो पैसा किसे मिल रहा है? कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्टर को, और जो पेयर है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करा रहा है तो वो क्या करेगा? टीडीएस काटेगा। तो टीडीएस पेमेंट फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क, कोई भी काम हो,
चाहे एडवर्टाइजिंग का कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे ब्रॉडकास्टिंग टेलीकास्टिंग हो, कैरिज ऑफ गुड्स हो, कैटरिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग ऑफ प्रोडक्ट हो, टीडीएस पेमेंट करते हुए या क्रेडिट करते हुए जो भी जल्दी हो उस समय टीडीएस कितना कटेगा। अगर आप किसी इंडिविजुअल या एचयूएफ को पेमेंट कर रहे हैं तो 1%, क्योंकि जो आप पेमेंट कर रहे हैं 50 लाख दे रहे हैं तो उसकी 50 लाख की इनकम थोड़ी ना, उसमें तो 2 4 5 लाख 10 लाख की तो इनकम होगी, तो इसलिए 1 और 2% है। ठीक है, अगर एचयूएफ या इंडिविजुअल है तो 1%, नहीं तो 2%। नो टीडीएस शैल बी डन इफ द सिंगल पेमेंट इज 30,000 और लॉस लेस। तो अगर आप 30,000 या उससे कम की पेमेंट कर रहे हैं तो आपको एक सिंगल पेमेंट, तो आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। लेकिन पूरे साल में याद रखिए 1 लाख रुपए या उससे कम ही अमाउंट होनी चाहिए। अगर आपको पहली बार पेमेंट करते हुए पता है कि इस साल 1 लाख से ज्यादा पेमेंट होगी, तो पहली पेमेंट चाहे 20,000 हो, आपको टीडीएस काटना चाहिए कायदे से। अगर नहीं काटोगे तो समस्या क्या आएगी समझो। मान लिया पहली बार 20,000 की पेमेंट हो रही है, तो आपने टीडीएस नहीं काटा क्योंकि आपने कहा जी 30,000 की तो है नहीं पेमेंट। फिर 20,000 की पेमेंट है, फिर टीडीएस नहीं काटा, सिंगल पेमेंट आपकी 30,000 नहीं है और लाख रुपए की पेमेंट नहीं है। ऐसा करते करते आपने 4 पेमेंट कर दी, इवन 5वीं पेमेंट भी कर दी और आपने कोई भी टीडीएस नहीं काटा। अब इस साल अगर छठी पेमेंट करने लगोगे तो 1,20,000 पे 1 या 2% का टीडीएस आपको काटना पड़ेगा। समझो? तो अगर आपको पहले से पता है कि एक साल में 1 लाख या उससे ज्यादा की 1 लाख से ज्यादा की पेमेंट होगी, तो पहली दिन से ही पेमेंट टीडीएस काटना शुरू कर दो, चाहे 30,000 से कम। समझ में आती है बात? पेमेंट टू ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर इज नॉट सब्जेक्ट टू टीडीएस। अगर आप किसी ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर को पेमेंट कर रहे हैं और जिसको आप पेमेंट कर रहे हो उसके पास 10 या उससे छोटी 44 याद है सेक्शन, तो 44 कौन सा था, ये ई था, कौन सा था? हाँ। तो उसमें 10 या उससे छोटे वाले के लिए ही एप्लीकेबल होता है। तो उनके लिए है कि अगर वो काम करता है और रेसिपिएंट डिक्लेरेशन दे रहा है कि उसके पास 10 या उससे कम गाड़ी वो है, व्हीकल है ना, और तो वेयर द कॉन्ट्रैक्ट आर फॉर पर्सनल बेनिफिट ऑफ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, तो यहाँ पर लिखा है कि पेमेंट हम ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर को कर रहे हैं, ठीक है, तो टीडीएस की जरूरत नहीं है अगर कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ पेमेंट कर रहा है और अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहा है। ठीक है, तो इन सारी बातों का आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल नंबर 7, ईकेसीसी लिमिटेड ने पेमेंट करी है मिस्टर एक्स, एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसको 15,000 रुपए तो कोई जरूरत नहीं है, फिर 25,000 तो कोई जरूरत नहीं है, फिर 30,000 तो कोई जरूरत नहीं है, तो कितनी हो गई टोटल पेमेंट मिलाकर? 70,000 हो गई। लेकिन जैसे ही ये 48,000 हुए तो एक तो 30,000 से ज्यादा अमाउंट हो गई, ऊपर से साल भर की लाख रुपए से भी ज्यादा अमाउंट हो गई, तो टोटल अमाउंट कितनी हो गई चौथी पेमेंट करते हुए? तो 1,18,000 का 1% कटेगा टीडीएस सीधा सीधा, क्योंकि वो इंडिविजुअल को पेमेंट हो रहा है। तो कितना होता है? तो 48,000 में से 1,180 का टीडीएस काटकर बाकी की पेमेंट होगी, पूरी पेमेंट पर टीडीएस कटेगा। ये टेलीविजन चैनल है, वो 50 लाख रुपए की पेमेंट कर रहे हैं प्रोडक्शन हाउस को फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम फॉर टेलीकास्टिंग एज पर the specification given by the channel. The copyright of program is also transferred to EKCC TV
Would such payment be liable to tax deduction at source under section 194C? Discuss also examine whether the provision of tax deduction under would be affected if the payment was made by PKC for acquisition of telecasting right of the content already produced by the production house. तो ये कह रहे हैं 50 लाख की पेमेंट कर रहे हैं प्रोडक्शन हाउस को फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम फॉर टेलीकास्टिंग, तो अपना टेलीकास्ट के लिए पेमेंट कर रहे हैं। लिखा इन दिस केस सिंस द प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड बाय प्रोडक्शन हाउस एज पर द स्पेसिफिकेशन गिवन बाय पीकेसीसी लिमिटेड। तो बताओ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, मैं आपको पैसा दे रहा हूं तो मेरे हिसाब से तो काम होगा, तो उसे ही तो कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो ये टेलीविजन चैनल एंड कॉपीराइट राइट वो भी ट्रांसफर होगा टेलीविजन चैनल को, सो द सेम फॉल विद इन द स्कोप ऑफ डेफिनेशन ऑफ टर्म वर्क अंडर सेक्शन 194C। तो 50 लाख रुपए पर इन्हें टीडीएस काटना पड़ेगा। लेकिन यहां पर सेकंड पार्ट में पूछा है एग्जामिन वेदर द प्रोविजन वुड बी अट्रैक्टेड इफ द पेमेंट वाज मेड बाय पीके फॉर एक्विजिशन ऑफ टेलीकास्टिंग राइट ऑफ कंटेंट ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोडक्शन हाउस। अगर प्रोडक्शन हाउस ऑलरेडी कुछ बना चुका है और मैं उसे खरीद रहा हूं तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? आप किसी दुकान पर जाकर के कुछ खरीद कर ला रहे हो तो ये कॉन्ट्रैक्ट है क्या? तो अगर आप ऑलरेडी जो प्रोड्यूस है उसे खरीद रहे हो तो ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो यहाँ पर 194C में कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप इंश्योरेंस एजेंट हैं और आपको मिलती है इंश्योरेंस कमीशन, तो आपकी इनकम है ना, इंश्योरेंस कमीशन मिल रही है आपको, लेकिन आप गवर्नमेंट को बताते ही नहीं कि आपको मिल रही है इनकम। तो इंश्योरेंस कंपनी जब इंश्योरेंस एजेंट को कमीशन देगी तो 194D में टीडीएस काटेगी 5%। अगर 15,000 से ज्यादा साल भर में पेमेंट होनी है तो, अगर 15,000 रुपए तक की पेमेंट है तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा। अब शॉर्ट नोट्स में यही लिखना है, इस सेक्शन में ये वाला टीडीएस इतनी अमाउंट पर नहीं लगेगा और इतने परसेंट लगेगा। TDS on non-exempt payment made under life insurance policy 194D। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने आपको पेमेंट करा लेकिन वो आपके लिए टैक्सेबल है, तो क्या टीडीएस कटेगा? बिल्कुल कटेगा। तो लाइफ इंश्योरेंस पेमेंट अंडर सेक्शन 1010D एग्जाम नहीं है, हमने पढ़ा था 2012 के बाद में, अगर जो लिमिट है 10% उससे ज्यादा पेमेंट करिए तो वो टैक्सेबल हो जाती है। तो टीडीएस पेमेंट के समय कटेगा 5% अगर पेमेंट 1 लाख रुपए से ज्यादा है। एग्जाम्पल, examine the applicability of TDS under section 194DA in the following cases। मिस्टर एक्स एक रेजिडेंट है और उन्हें 4.5 लाख रुपया मिलना है towards the maturity of LIC taken on 1/4/16, sum assured is 4 lakh and annual premium was 1,25,000। अब आप एक बार बताओ, 4 लाख पर 10% से ज्यादा तो प्रीमियम होना ही नहीं चाहिए, 40,000 से ज्यादा प्रीमियम नहीं होना चाहिए, और प्रीमियम है 1.25 लाख रुपया। इसका मतलब जो पैसा मिलेगा वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा अंडर सेक्शन 1010D और टैक्सेबल हो जाएगा वो। तो सिंस द एनुअल प्रीमियम एक्सीड 10%, क्योंकि ये 31 मार्च 2012 के बाद की पॉलिसी है और उससे पहले की जो पॉलिसी होती तो वहां 20% का लिमिट था, लेकिन यहाँ पर तो 20% से भी ज्यादा है अमाउंट। द मैच्योरिटी प्रोसीड इज नॉट एग्जेम्प्ट, so 5% will be deducted at the time of payment। मिस्टर एक्स को 3.25 लाख रुपए मिलने हैं, पॉलिसी ली गई थी 31 मार्च 2012 को, 3 लाख की पॉलिसी थी, प्रीमियम था 35,000, तो 20% था उस समय, है ना। तो 3 लाख का 20% 60,000 तक था, लेकिन इन्होंने पेमेंट करा केवल जो है 35,000 रुपए, तो ये तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो नो टीडीएस विल बी डिडक्टेड। मिस्टर एक्स एक रेजिडेंट हैं और इन्हें
पॉलिसी ली थी 110/2013 को, सेम एश्योर्ड था 90,000 और प्रीमियम था 15,000। तो भैया 10% से ज्यादा हो गया है ना, तो टैक्सेबल हो जाएगा, टीडीएस कट जाएगा। लेकिन लाख रुपए से कम पेमेंट होने की वजह से टीडीएस नहीं कटेगा, क्योंकि लाख रुपए की पेमेंट होगी तभी तो टीडीएस काटा जाएगा, है ना। तो क्योंकि लेस देन 1 लाख है तो टीडीएस नहीं कटेगा। TDS on payment to non-resident sportsmen and non-resident sports institutions, section 194E। देखो बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं, गेम्स होते हैं, मान लिया क्रिकेट आप सब जानते हैं इंडिया में है, तो मान लिया वर्ल्ड कप हो रहा है इंडिया में, बाहर की कंट्री आकर खेल रही है, उन्हें कुछ पैसे मिलेंगे, बाहर के प्लेयर्स को इनाम मिलेगा, तो वो टैक्स देंगे इंडिया में या फ्री है उनके लिए? देंगे, लेकिन वो तो चले जाएंगे, तो उनसे कहेंगे भैया टीडीएस काट कर देंगे, तो है ना। तो पेमेंट कौन कर रहा है? कोई भी पर्सन है, और पेमेंट मिल के इसको रही है नॉन रेजिडेंट इंक्लूडिंग एथलीट, है ना, कोई एंटरटेनर है उसे भी, जो ना तो इंडिया का सिटीजन है और ना ही वो रेजिडेंट है इंडिया का, और साथ ही साथ नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशंस हैं तो भी टीडीएस कटेगा 194E में। टीडीएस में किसी भी गेम में आए हैं गैमलिंग वगैरह को छोड़कर, क्योंकि फिर वो 194B में आ जाएगा। एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ऐड करते हैं, कोई आर्टिकल लिखते हैं मैगजीन में, जर्नल में, न्यूज़पेपर में आते हैं, प्लेयर के आर्टिकल अखबार में आते हैं, फ्री में लिखते हैं वो, तो उसके लिए टीडीएस काटना पड़ेगा। कोई गारंटीड अमाउंट है इनकम किसी नॉन रेजिडेंट एंटरटेनर को मिली है परफॉर्मेंस में, तो टीडीएस काटा जाएगा 20% प्लस सेस। क्यों? एक तरीके से टैक्स ही आ गया भाई, उससे टैक्स आ गया, अब उसको कहाँ कहेंगे आईटीआर फाइल करिए, वो उससे 20% प्लस सेस ले लिया और कहा चलो छोड़ो, कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, कोई खर्चा लेस नहीं होगा, कोई खर्चे वर्चे लेस करके 30% टैक्स लगाए, मैक्सिमम रेट टैक्स रेट 30% है, 20% सीधा लगा दिया, क्या कोई खर्चे वर्चे लेस नहीं कर। मैडोना है नॉन रेजिडेंट है, उसे 40 लाख रुपए मिले। अच्छा यहाँ कोई वो नहीं है टीडीएस इस अमाउंट तक काटना नहीं है, टीडीएस तो कटेगा ही कटेगा। मैडोना है नॉन रेजिडेंट है, उसे 40 लाख रुपए मिले क्योंकि उसने स्टेज शो किया है, ठीक है। तो जो पेमेंट है उस पर 194E में टीडीएस कटेगा। 40 लाख का 20% कितना होता है? 8 लाख, और 8 लाख का 4% 32,000, तो 8,32,000 का टीडीएस कट के बाकी पेमेंट उसको हो गई, ठीक है। तो इन बातों का आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टीडीएस मेड टू रिकी पॉन्टिंग, एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, वो 25,000 रुपए का आर्टिकल लिख रहे हैं। तो देखो टीडीएस रेट क्या है, 20% प्लस सेस कितना, तो 20% का 4%, तो 20.8% इफेक्टिव रेट हो गया, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो 25,000 का 20.8%, तो 5,200 रुपीज का टीडीएस आप काट लें, ठीक है। या पहले 20% निकालो फिर उस पर 4% ऐड करो, अमाउंट यही आएगा। सेक्शन 194EE, TDS on payment in respect of National Saving Scheme, सेक्शन 194EE। पोस्ट ऑफिस आपको पेमेंट कर रहा है क्योंकि आपने नेशनल सेविंग स्कीम में पैसा जमा कराया था, मैच्योरिटी हो गई, टीडीएस पूरी अमाउंट पर लगेगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 10%,
टीडीएस नहीं लगेगा 2500 रुपए तक की अमाउंट पर, या मरने के बाद लीगल हेयर्स को दिया जाएगा तो भी टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है। टीडीएस ऑन रीपर्चेज ऑफ यूनिट्स बाय म्यूचुअल फंड और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, सेक्शन 194F। Payer any person responsible for paying any amount on account of repurchase of units। पेई कौन होगा? Any person who may be resident or non-resident। TDS होगा amount paid for repurchase of units। TDS है 20% और पेमेंट के समय, और कोई एग्जम्पशन नहीं है। ठीक है। TDS on commission on sale of lottery tickets 194G। कोई कमीशन दे रहा है, ये कमीशन पर लगता है। आप लॉटरी कंपनी है वो अपने एजेंट बनाती है जो कमीशन बेसिस पे लॉटरी टिकट बेचते हैं। तो वो कंपनी जब कमीशन देगी जिस इंसान को, उस पर टीडीएस कटेगा 5%। 15,000 रुपए तक की अमाउंट पर टीडीएस नहीं कटेगा, उससे ऊपर की अमाउंट पर टीडीएस कटेगा। ऐसी कमीशन या ब्रोकरेज है तो 194H में टीडीएस कटेगा। ठीक है। यहाँ पर इंडिविजुअल एचयूएफ तभी करेंगे जब उन्हें टैक्स ऑडिट कराना है, अदरवाइज अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ को टीडीएस काटना है। ठीक है। कमीशन या ब्रोकरेज, इंश्योरेंस कमीशन को छोड़कर, क्योंकि इंश्योरेंस कमीशन पर अलग से टैक्स, अलग से एक रेट सेक्शन है। ठीक है। 5% टीडीएस काटना है। 15,000 रुपए तक की पेमेंट पर नहीं काटना है। अगर बीएसएनएल एमटीएनएल पेमेंट कर रहे हैं उन्हें नहीं काटना है, कुछ कॉल ऑफिस फ्रेंचाइजीज के लिए। दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल टू प्रोफेशनल सर्विसेज, क्योंकि प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए एक अलग से सेक्शन है। ठीक है। जैसे लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, जैसे मान लिया मैं भी सीए के चैप्टर में या सीएस के चैप्टर में अगर पढ़ाता हूं तो वो टीडीएस काटते हैं, लेकिन वो 194H में नहीं काटते। ठीक है। अभी आने वाला है उसमें काटेंगे। 30,000 रुपए तक की अमाउंट पर वहां पर लिमिट है, यहाँ तो खैर कोई ऐसा नहीं है। ठीक है। 15,000 की लिमिट है यहाँ। एग्जाम्पल नंबर 11, मनो ट्रेडिंग लिमिटेड है, इन्होंने सर्विस दिया है रिलेशन टू सेल ऑफ मस्टर्ड ऑयल टू आशीष ऑयल लिमिटेड, और इन्होंने 7 लाख रुपए का कमीशन लिखा है। तो टीडीएस का रेट है 5%, तो 7 लाख का 5% 35,000 रुपए का टीडीएस काटकर बाकी पेमेंट दी जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 12, एक एडवर्टाइजिंग कंपनी है, इन्होंने 15 लाख रुपए रख लिए हैं चार्जेस के लिए, 1 करोड़ रुपए जो ड्यू है क्लाउड टीवी को। A TV and remitted the balance amount of 85 lakh to the television channel. Would be provision of tax deduction at source under section 194H be attracted on the 15 lakh retained by the company? तो एक एडवर्टाइजिंग कंपनी है, इन्होंने पेमेंट करा है, काम करवाया है ना, और 1 करोड़ देना था लेकिन 15 लाख रुपए रोक दिए हैं। तो 15 लाख क्यों रोके हैं? क्योंकि कमीशन के रोक दिए हैं, है ना। So the issue whether fees charge taken or retained by advertising company from the media for the booking advertisement is commission or discount। तो TDS जो है लग जाएगा उस पे, है ना। प्रिंसिपल, और अगर ये प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल है, द रिलेशनशिप बिटवीन द मीडिया कंपनी एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसी इज दैट ऑफ प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल। तो यहाँ पर लिखा है नॉट लाइबल टू TDS under section 194H। In view of the same, CBT has clarified that no liability to deduct tax is attracted on payment made by television channel to the advertising agency for booking
advertisement. Accordingly, in view of clarification, no TDS is required to be deducted. अब देखो क्या है कि यहाँ क्लैरिफिकेशन क्यों आया? क्लैरिफिकेशन वहीं आता है जहां कुछ कंफ्यूजन होती है। तो नॉर्मली यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब भी टीडीएस कोई भी पेमेंट कर रहा है, टीडीएस हैज टू बी डन बाय एनी पर्सन पेइंग कमीशन और ब्रोकरेज, फिर इंक्लूड इंडिविजुअल एचएफ, है ना। तो अगर आप किसी को कमीशन या ब्रोकरेज दे रहे हैं तो आप उस पर करेंगे, काटेंगे इसमें। तो यहाँ तो कोई ऐसी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो यहाँ लिखा है कि एग्जाम्पल में कि जो सीबीडीटी ने क्लैरिफिकेशन दिया उसके लिए कि भैया कोई भी आप किसी के लिए कमीशन बेसिस पे काम करते हो तो एक तरीके से आप नो को एम्प्लॉई या मतलब एम्प्लॉई नहीं होते हैं क्योंकि सैलरी मिलती है, लेकिन किसी के लिए मैं आपका कुछ काम कर रहा हूँ तो मैं आपको कुछ सर्विस दे रहा हूँ और उसकी ब्याह पर कर रहा हूँ। जबकि यहाँ पर इन्होंने जो है पहले ही पेमेंट, मतलब कोई बहुत ज्यादा आपके लेवल पर, इंटरमीडिएट पर इसको सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि फाइनल लेवल पर तो होता ही यही है कि केस स्टडीज और ये सारी चीजें आती है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर केस होगा तो आप लिख देंगे कि भैया क्योंकि सीबीडीटी का सर्कुलर है तो टीडीएस हम नहीं काट रहे। चलिए बात करते हैं 194I की, टीडीएस ऑन रेंट ऑफ असेट्स। अगर आप किराए की किसी को असेट देते हैं, किराए पर देते हैं, तो जो इंसान आपको पेमेंट करेगा वो टीडीएस काट कर पेमेंट करेगा, क्योंकि आपकी इनकम है, आप किराए पे असेट को दे रहे हैं। तो टीडीएस हैज टू बी डन बाय एनी पर्सन पेइंग रेंट ऑन असेट। पेयर इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल एचयूएफ जिसको टैक्स ऑडिट कराना है, पे कोई भी हो सकता है। टीडीएस रेंट ऑन असेट पर होगा पेमेंट करते हुए 2%। अगर प्लांट एंड मशीनरी है ना, तो 2%, और अगर कोई फर्नीचर, बिल्डिंग या लैंड है तो 10%। ठीक है ना। तो दोनों में सेग्रीगेशन है, याद करिए सेक्शन 32 था पीजीपीपी में, इनकम टैक्स में, वहां पर हमारी एसेट, टेंजिबल एसेट 3 तरीके की ही थी, बिल्डिंग, फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी। वही आप मानिए, लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर है तो 10%, प्लांट एंड मशीनरी वगैरह है तो 2% रेंट का। एग्जम्पशन है कि कब आपको नहीं करना है। नो टीडीएस हैज टू बी डन वेयर द पेमेंट इज लेस देन और इक्वल टू 240। ठीक है, 2,40,000 रुपए तक की अमाउंट है तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। उससे ज्यादा मतलब 20,000 महीना, है ना। If share of each corner of property is definite and ascertainable, the limit of 240 will be applicable to each corner separately, है ना। और no TDS has to be done if the payee is government or local authority, ठीक है। और TDS shall not be done on GST component of rent। रेंट पर जीएसटी लग रहा है तो उस जीएसटी के अमाउंट पे टीडीएस नहीं कटेगा, जीएसटी को हटाकर जो अमाउंट आएगी उस पे टीडीएस कटेगा। एग्जाम्पल नंबर 13, हमें बताना है टीडीएस क्या होगा। मिस्टर ए को पैसा मिल रहा है और पैसा पेमेंट कर रहा है कौन, एक इंडिविजुअल, लेकिन वो लिमिट में नहीं है, लिमिट से आगे नहीं है, मतलब उसे टैक्स ऑडिट नहीं कराना है तो कोई टीडीएस नहीं होगा, टीडीएस नील हो जाएगा। ठीक है। मिस्टर बी को पेमेंट हो रही है, पेमेंट कर रहा है इंडिविजुअल, लेकिन वो टैक्स ऑडिट की लिमिट से जा रहा है तो इसके अंदर उसे टीडीएस काटना है ना। और हमारे पास 3 लाख रुपए हाउस प्रॉपर्टी है तो 3 लाख का 10%, 30,000 रुपए। रेंट प्लांट एंड मशीनरी है तो 3 लाख का 2%, 6,000 रुपए। हाउस प्रॉपर्टी है 1 लाख तो 240 तक नहीं है इसलिए नील हो जाएगा, और प्लांट एंड मशीनरी भी 240 से नहीं है तो नील हो जाएगा। मिस्टर सी को पेमेंट हो रही है और पेमेंट कर रहा है पार्टनरशिप फर्म तो सेम ही आएगा, सेम आएगा। कौन पेमेंट कर रहा है
उससे हमारा टीडीएस के रेट में तो कोई फर्क नहीं आएगा, रेट तो वही है जो भी पेमेंट कर रहा है। बस ये है कि 240 तक की अमाउंट है, और इंडिविजुअल अगर टैक्स ऑडिट के दायरे में नहीं आता तो उसे भी टीडीएस को नहीं काटना है। क्वेश्चन नंबर 5, मिस्टर एक्स हैं और हमें डाटा दे रहे हैं, गिव यू फॉलोइंग डाटा फ्रॉम विच कैलकुलेट हिज टैक्स पेबल फॉर द असेसमेंट ईयर। उसकी सैलरी है 5 लाख रुपए, तो सैलरी इनकम 5 लाख रुपए आ गई। उसने डोनेशन दिया है तो वो 80G में डिडक्शन मिल जाएगी, उसके लिए देख लेते हैं। और उसने अपने एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म भी कर दिया है, ठीक है। तो सेक्शन 192 में जब डिडक्शन होगा तो उसका है, एम्प्लॉयर हैज डन टीडीएस 12,220 रुपए, ठीक है। इज अ ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, जो उसने रेंट पर दिया हुआ है, मंथली रेंट है 40,000, ठीक है। तो टीडीएस तो कट गया होगा, है ना। 2,40,000 से ऊपर साल भर का अमाउंट है तो टीडीएस काट दिया है कंपनी ने, लिखा है कि कंपनी ने टीडीएस काट कर पेमेंट करी है। तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकाली जाए, GAV 4,80,000, कोई म्यूनिसिपल टैक्सेस वगैरह की बात नहीं है। तो 24A में स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% काट देता हूँ, कितना आ गया, तो इनकम कितना आ गया 3,36,000। ये LIC एजेंट हैं और इन्हें कमीशन मिला है 1 लाख रुपए का, और कंपनी ने टीडीएस काट दिया है। तो इनकी अदर सोर्सेस की इनकम हो जाएगी LIC प्रीमियम पर कमीशन है ना, 1 लाख रुपए का, ठीक है। उन्हें 25,000 रुपए जीते हैं गेम शो में, तो कैजुअल इनकम है 25,000 टोटल। ग्रोस टोटल इनकम कितनी आ गई, 9,61,000। अब हम एज्यूम करते हैं ये है शिफ्टिंग आउट ऑफ 115 BAC, वरना क्वेश्चन में जान ही नहीं बचेगी, एग्जाम में तो अब आएगा ही लिखा हुआ, क्योंकि इस बार से चेंज हुआ था तो कुछ क्वेश्चन में मेरा लिखना रह गया। मेरा असाइनमेंट तो पहले से ही बना हुआ है, अब मैंने जो चेंजेस करे उसमें कुछ जगह ये लिखने से रह गया कि 115 BAC से बाहर जाना, लेकिन एग्जाम में लिखा जरूर आएगा, वरना क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं बचेगा। चलिए, ग्रोस टोटल इनकम आ गई, इन्होंने 15,000 रुपए प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में डाले हैं, तो इनको डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80G 15,000, और कुछ इनका डिडक्शन नहीं है, तो टोटल इनकम इनकी आ जाएगी 9,46,000। अब इसके ऊपर टैक्स निकालते हैं, तो कैजुअल इनकम पर 30%, तो 25,000 का 30% कितना हो गया 7,500। बाकी जो इनकम है वो कितनी बची, 9,46,000 माइनस 25,000, 9,21,000। इसमें 2,50,000 पर नील, और 2,50,000 से 5 लाख पर 5%, 12,500, और 5 लाख से 9,21,000 तक 4,21,000 पर 20%, 84,200, टोटल 96। इन तीनों को ऐड कर दिया आपने, है ना, 7,500, 12,500 और 84,200 को 1 लाख
सेस ऐड करिए 4%, तो कितना टैक्स बनता है? 1,08,000 टोटल टैक्स लेस टीडीएस, जो इनका टीडीएस कटा है। एक तो सेक्शन 192 में एम्प्लॉय ने टीडीएस काटा 12,220, ठीक है। एक इनका रेंट पर टीडीएस कटा है, सेक्शन 194 आई 10%, तो 4,80,000 का 10%, 48,000 रुपए का टीडीएस उन्होंने काट दिया। एक एलआईसी कमीशन पर टीडीएस कटा है, सेक्शन 194D। एच में जब जो अमाउंट टैक्सेबल होती है एलआईसी की, कमीशन ऑन टीडीएस ऑन कमीशन ऑन ब्रोकरेज, और 194D कौन सा है? यह है इंश्योरेंस कमीशन, ठीक है। तो यहाँ पर इंश्योरेंस कमीशन है, और 194 जो हमारा एच है, यहाँ पर कमीशन और ब्रोकरेज नॉर्मल है, इंश्योरेंस कमीशन नहीं है। यहाँ लिखा भी है, देखो ये रहा, एक्सेप्ट ऑन इंश्योरेंस कमीशन, क्योंकि इंश्योरेंस कमीशन 194D में कवर होता है। तो 194D में इंश्योरेंस कमीशन कटेगा 5%, 1 लाख का 5%, 5,000 रुपए, ठीक है। और ये कैजुअल इनकम है, तो कैजुअल इनकम पर 194B में टीडीएस कटेगा, टीडीएस ऑन गेम शो में जीते हैं ना ये, कैजुअल इनकम अंडर सेक्शन 194B 30% है, 25,000 का 30%, 7,500। तो क्या आ गया लेस होकर? 35,648। तो सेक्शन 288B में राउंडिंग ऑफ हो जाएगा, 35,650 देना पड़ेगा। तो 35,650 रुपए का टैक्स आपको जमा कराना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा था। इस क्वेश्चन से बहुत सारी बातें आपको सीखने को समझने को मिली होंगी कि भाई कैसे एक्चुअल में होता है ना। TDS on payment to acquire immovable property other than agricultural land। तो कोई भी इंसान पेमेंट कर रहा है ना, और पेई कौन है? रेजिडेंट ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन, मान लिया मैं आपसे घर खरीद रहा हूँ, अब मैं आपसे घर खरीद रहा हूँ, मैं आपको पेमेंट कर रहा हूँ, तो आपका कैपिटल गेन होगा या नहीं? आपका कैपिटल गेन होगा। आप घर बेच रहे हो तो आपके लिए क्या होगा? कैपिटल गेन। तो आप तो गवर्नमेंट को बताओगे नहीं, लेकिन मैं घर खरीद रहा हूँ या कोई चीज खरीद रहा हूँ, मैं तो बताऊंगा। उस पे सेल्फ ऑक्यूपाइड की तरह रेंटल, कोई भी डिडक्शन लेना है, सब कुछ करना है, लोन लूंगा तो मैं तो बताऊंगा, तो वो कहेंगे टीडीएस काटो। तो टीडीएस ऑन एनी सम कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ एनी इमूवेबल कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड
ऑल चार्जेस ऑफ द नेचर ऑफ क्लब मेंबरशिप फी, कार पार्किंग, ये सब इंक्लूड हो जाएगा। नहीं तो झूठ बोलते थे, घर तो कम अमाउंट का, ये ज्यादा अमाउंट की। उन्होंने कहा मेंटेनेंस मेंटेनेंस सब कुछ ले लो, है ना, सारी वैल्यू को ऐड कर दो और 1% टीडीएस काट दो। 50 लाख रुपए से कम की अमाउंट है तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। सारे लटरम पटरम खर्चे जोड़ दो, कोई भी नाम दे करके। एग्जाम्पल नंबर 14, मिस्टर एक्स ने एक घर बेचा है बेंगलोर में और एक रूरल एग्रीकल्चर लैंड बेचा है। बेंगलोर का घर 60 लाख का है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड 15 लाख का है। रूरल एग्रीकल्चर लैंड पे तो टीडीएस है नहीं, ठीक है। तो फिर ही हैड परचेज द हाउस प्रॉपर्टी इन द ईयर ऑफ 2018 और 40 और 10 लाख में खरीदा था। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बता रखी है कि ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर क्या है, 85 लाख एंड 20 लाख। तो 85 लाख वाला घर 60 लाख में बेच रहा है ये। भैया ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। और डिटरमाइन द टैक्स इम्प्लीकेशन इन द हैंड ऑफ मिस्टर एक्स एंड मिस्टर डी, और टीडीएस की इम्प्लीकेशंस भी बतानी है मिस्टर डी वगैरह के लिए, दोनों ही रेजिडेंट है। तो हम पहले तो बात करते हैं मिस्टर एक्स के लिए। मिस्टर एक्स ने दो प्रॉपर्टी बेची है, एक तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड। रूरल एग्रीकल्चर लैंड तो कैपिटल एसेट ही नहीं होता, तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड नॉट कैपिटल एसेट, तो नो कैपिटल गेन। उसके ऊपर तो कैपिटल गेन लगेगा ही नहीं, है ना। अब हम बात करते हैं किसकी, हाउस प्रॉपर्टी की। इन्होंने हाउस प्रॉपर्टी खरीदी थी 2018 में 40 लाख रुपए की और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 85 लाख, ठीक है। तो हमारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होता है, 60 लाख रुपए या 85 लाख रुपए। 85 लाख रुपए कब होगा, अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इसके 10% से ज्यादा है ना, वो तो है ही। 85 लाख रुपए हमारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में जो है इस पे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालेंगे, क्योंकि इस पर हमें 3 साल से ज्यादा, 2 साल से ज्यादा हो गए हैं, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाला जाएगा, ठीक है। कितना हमारा कॉस्ट है इसकी, 40 लाख, और इंडेक्स 348। इस साल का इंडेक्स नंबर क्या है, 348। और इन्होंने खरीदा था 2018 में। अब 18 में 18-19 अगर हम माने तो 18-19 का इंडेक्स नंबर क्या था, 280। तो कितना आ जाएगा, ठीक है। और हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा, ठीक है। अब इसे थोड़ा आसान बनाता हूँ, बात समझ में आ गई, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसे मैं थोड़ा आसान बनाता हूँ, ये जो थोड़ा मेरा डेट चेंज होने से रह गया, ठीक है। इसको मैं ये कहता हूँ जी, ये खरीदा इसने 2021 में, ठीक है, या 2022 में। तो 2022 में खरीदा है तो कॉस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म हो गया ना,
तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना, 40 लाख, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया 45 लाख। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डेट चेंज होने से रह गई थी इसमें, लेकिन मैंने दोनों ही बता दिया आपको कि अगर लॉन्ग टर्म होगा तो कैसे होगा, शॉर्ट टर्म होगा तो कैसे होगा। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 45 लाख हो गया, ये बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं, अच्छा इसके ऊपर जो टैक्स है वो इन्होंने बोला टीडीएस के बारे में बताओ, डिटरमाइन द टैक्स इम्प्लीकेशन इन द हैंड ऑफ मिस्टर एक्स एंड मिस्टर डी एंड द टीडीएस इम्प्लीकेशंस। तो इनका टैक्स कितना बैठेगा, टैक्स निकालो 45 लाख रुपए के ऊपर, है ना। तो टैक्स निकालते हैं 115 BAC के हिसाब से निकालते हैं। हाँ जी, शुरू के 3 लाख रुपए नील, फिर 3 से 6 कितना हो गया, फिर कितना हो गया, फिर 9 से 12 कितना हो गया, उसके बाद 15%, 45,000, 30%, 30,000, टोटल कितना हो गया ये, अच्छा 60,000, सॉरी, टोटल कितना हो गया, 1,50,000। तो याद कर लेते हैं कि 15 लाख रुपए तक पर 1.5 लाख है, और 15 के बाद 15 लाख के बाद 45 लाख तक 30 लाख पर 30%, 9 लाख, तो टोटल हो गया 10,50,000, है ना, प्लस सेस कितना आया, सरचार्ज सेस कितना आया 42,000, तो टोटल मिलाकर 10,92,000। ठीक है, टीडीएस कट होगा 194 आईए में, क्योंकि जो घर है 50 लाख से ज्यादा का है, तो मिस्टर डी ने टीडीएस काटा होगा। तो 60 लाख रुपए की कीमत इनकी आपस में तय हुई है, तो 60 लाख भी टीडीएस काटा होगा उन्होंने, कितने परसेंट, 1%, तो टीडीएस कितना काटा होगा इन्होंने, 60,000, तो टैक्स पेबल 10,32,000। ठीक है, अब हम मिस्टर डी के बारे में बातचीत कर लेते हैं। मिस्टर डी को 85 लाख वाली एसेट 60 लाख में मिली है, तो अदर सोर्सेस में गिफ्ट माना जाएगा इसको, याद है इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली है, 50,000 रुपए से ज्यादा का फर्क है तो वो अदर सोर्सेज में गिफ्ट माना जाता है और टैक्सेबल हो जाता है, तो इनके लिए अदर सोर्सेज में गिफ्ट आ जाएगा, कितने का, इसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 85 लाख और एग्रीड वैल्यू है 60 लाख, तो 25 लाख रुपए इनके लिए गिफ्ट माना जाएगा सेक्शन 56 में। ठीक है, तो वो गिफ्ट इनके लिए 25 लाख रुपए टैक्सेबल हो जाएगा, और इन्हें वो भी मिला सस्ता, एग्रीकल्चर लैंड,
लेकिन क्योंकि वो कैपिटल एसेट के मीनिंग में नहीं आता है इसलिए वो टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, तो इस पर इनका टैक्स आ जाएगा 15 लाख रुपए पर तो 1,50,000 और 15 लाख से 25 लाख पे 30%, 3 लाख, 4.5 लाख रुपए और सेस 4%, 18,000, तो 4,68,000 का इनके लिए टैक्स बन जाएगा। ठीक है, और टीडीएस इन्हें 194 आईए में 60,000 रुपए का डिडक्ट करना है बिफोर पेमेंट टू मिस्टर एक्स। ये बात का भी ध्यान रखना। ये बात समझ में आती है?